क्या हाल है लोगों? हर रहस्य को हमेशा संतोषजनक अंजाम नहीं मिलता, लेकिन आज हम 10 गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों की खोज करेंगे जो आखिरकार सुलझ गए। नंबर 10, गेविन स्मिथ। गेविन स्मिथ कभी एक अभिनेता, स्टंटमैन और 20वीं सदी के फॉक्स में उच्च स्तर के स्टूडियो कार्यकारी थे। वह एक लोकप्रिय और सफल व्यक्ति थे जिनका करियर शानदार था और उनके पास कॉलेज बास्केटबॉल स्टार होने का एक अतीत था। उनका घरेलू जीवन एक प्यारी पत्नी और 3 एथलेटिक बेटों के साथ एक आदर्श परिवार की तरह दिखाई देता था, कम से कम बाहरी तौर पर। वास्तविकता में स्मिथ की शादी अच्छी नहीं चल रही थी और उन्होंने चंद्रिका काडे क्रीच नामक एक महिला के साथ विवाहेतर संबंध बना लिए थे। 1 मई 2012 को उनकी गुमशुदगी के समय गेविन अपने बिगड़ते रिश्ते से थोड़ी राहत पाने के लिए एक दोस्त के साथ रह रहे थे। उन्होंने उस रात किसी समय कहा कि वह एक काम के लिए बाहर जा रहे हैं और जल्दी लौट आएंगे। वास्तव में गेविन चंद्रिका से मिलने जा रहे थे। दुर्भाग्यवश गेविन के लिए यह संक्षिप्त मुलाकात उम्मीद से अधिक खतरनाक साबित हुई। चंद्रिका के पति जॉन क्रीच, जो कि एक दोषी अपराधी, एक ज्ञात ड्रग डीलर और एक उत्साही बॉडी बिल्डर थे, ने उनकी पत्नी के फोन में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया था और उन्होंने चंद्रिका और गेविन को उनके ट्रक में रोमांस करते हुए पकड़ लिया। जॉन क्रीच ने गुस्से में गेविन स्मिथ को बेरहमी से पीटा। जब तक क्रीच रुके, गेविन की मौत हो चुकी थी। चंद्रिका ने गेविन की नब्ज जांची, लेकिन वह कोई धड़कन महसूस नहीं कर पाई। गेविन स्मिथ की मौत हो गई थी। स्मिथ उस रात अपने दोस्त के घर वापस नहीं लौटे और अगले दिन उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए भी नहीं उठाया। उनके परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और स्थानीय पुलिस ने कैलिफोर्निया के ओक पार्क शहर की खोजबीन शुरू की। लगभग 6 महीने तक उन्होंने उम्मीद बनाए रखी कि गेविन मिल जाएंगे। जब गेविन और चंद्रिका के संबंध का पता चला, तो पुलिस ने चंद्रिका से पूछताछ की, लेकिन उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी। हालांकि यह काफी था कि गेविन के परिवार को जॉन क्रीच पर शक हो गया। गेविन के बेटों को विश्वास था कि क्रीच उनके पिता को बंधक बनाकर रखे हुए है, इसलिए वे क्रीच के घर गए और अपने पिता की जान की भीख मांगी। क्रीच को इस साहसिक कदम पर आश्चर्य हुआ और उसने लड़कों से कहा कि उन्होंने अभी-अभी उनके पिता की जान बचाई है। लड़के उम्मीद से लौट गए, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, उनकी उम्मीदें धूमिल होती गई। 26 अक्टूबर 2014 को गेविन का शव मिला और मामले के विवरण सामने आने लगे। अभियोजन पक्ष ने जॉन क्रीच के खिलाफ एक ठोस मामला तैयार किया, लेकिन एक आश्चर्यजनक मोड़ में जूरी ने उन्हें हत्या के आरोपों में दोषी नहीं पाया और इसके बजाय उन्हें अनैच्छिक हत्या के आरोप में दोषी ठहराया। इस निर्णय ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित न्यायाधीशों को भी चौंका दिया, लेकिन यह माना गया है कि जूरी के निर्णय को प्रभावित किया गया था क्योंकि जॉन क्रीच ने गेविन स्मिथ को उनकी पत्नी से दूर रहने की चेतावनी पहले ही दी थी। नंबर 9, चार्ल्स बोथवेल। चार्ली केवल 12 साल का था जब वह जून 2014 में लापता हो गया। उसके पिता और सौतेली मां ने उसे लापता व्यक्ति के रूप में रिपोर्ट किया, जिसके बाद 11 दिनों तक उसकी तलाश चली। इस खोज में पुलिस, कुत्ता इकाइयों और FBI सहित एक बड़ा पुलिस बल शामिल था, जिन्होंने उसके घर और आसपास के इलाके की जांच की। चार्ली के माता-पिता ने दर-दर जाकर उसकी तलाश की और यहाँ तक कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर भी अपने लापता बेटे के बारे में कोई जानकारी मांगने की अपील की। इन 2 शोकाकुल माता-पिता ने पूरे देश को यह विश्वास दिला दिया था कि वे अपने बेटे की तलाश में जुटे हुए हैं, जब तक कि चार्ल्स सीनियर के साथ पुलिस साक्षात्कार से पॉलीग्राफ के परिणाम संदिग्ध नहीं आए। और हमने जो कुछ भी किया वह मेरे बेटे की मदद करने के लिए किया, यह तो बस। यह एक त्रासदी है,
चार्ल्स सीनियर ने कहा, We did everything that we could to help my son, and to this is just, it's a tragedy. लेकिन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच यह संदेह बढ़ता गया कि चार्ली की हत्या कर दी गई है, जब तक कि चमत्कारिक रूप से चार्ली अपने घर के तहखाने में जिंदा नहीं मिला। चार्ल्स सीनियर एक लोकप्रिय पत्रकार नैन्सी ग्रेस के साथ लाइव इंटरव्यू में थे जब उनके बेटे को पाया गया। साक्षात्कार लाइव प्रसारित होते समय बाधित हो गया जब नैन्सी ने उन्हें यह खबर दी कि उनके बेटे को उनके घर के तहखाने में अभी-अभी पाया गया है। Getting reports that your son has been found in your basement. Sir? Mr. Bothell, are you What? चार्ली, हमें रिपोर्ट मिल रही है कि आपके बेटे को आपके तहखाने में पाया गया है। क्या श्री बोथुएल या आप? नैन्सी ने कहा। क्या? चार्ल्स सीनियर ने आश्चर्य व्यक्त किया जब उन्होंने इस खबर का सामना किया, लेकिन संदेह और बढ़ गया। पुलिस ने सबूत पाया कि चार्ली को उसके पिता और सौतेली मां ने गंभीर रूप से पीटा था और उन्होंने उसकी गुमशुदगी को मंचित किया था, उसे तहखाने में रखा था। इसके अलावा यह भी पता चला कि उन्होंने अपने 12 वर्षीय बेटे को कठिन वर्कआउट करने के लिए मजबूर किया था, जिसका उन्होंने समय लिया था। वह घर पर पढ़ाई करता था, इसलिए वह अपने घर की दर्दनाक परिस्थितियों से बच नहीं सकता था। चार्ली के मिलने के बाद उसे घर से निकालकर रिश्तेदारों के पास भेज दिया गया। चार्ल्स सीनियर और उनकी पत्नी ने बाद में दोषी ठहराया। यह मामला पुलिस, मीडिया और पूरे देश के चिंतित दर्शकों के लिए सिरदर्द साबित हुआ। लेकिन अंत में हर कोई इस बात से खुश था कि चार्ली जिंदा था और आखिरकार वह अपने क्रूर पालन पोषण से बच निकला। नंबर 8, कुल्लेन फिनर्टी। कुल्लेन फिनर्टी बाल्टीमोर रेवंस और बाद में डेनवर ब्रोंकोस के लिए क्वार्टरबैक थे। फुटबॉल में 10 साल के करियर के बाद, जिसके लिए उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए, फिनर्टी ने अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ ब्राइटन, मिशिगन के पास बसने का फैसला किया। उन्होंने एक ऊर्जा समाधान कंपनी में नौकरी प्राप्त की और अपने परिवार के साथ समय बिताने को प्राथमिकता दी। 2013 के स्मृति दिवस सप्ताहांत पर फिनर्टी बाल्डविन नदी पर मछली पकड़ने गए, जो उनके घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर थी। फिनर्टी, उनके साले और ससुर ने पहले से ही अपने शिविर की व्यवस्था कर ली थी। जब फिनर्टी ने छोटी नाव में नदी पर एक छोटी यात्रा पर जाने का फैसला किया। योजना के अनुसार उन्हें थोड़ी देर बाद अपने ससुराल वालों के साथ मिलना था, लेकिन वे कभी नहीं पहुंचे। अपने गुमशुदगी से पहले फिनर्टी बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। वे अच्छी नींद नहीं ले पा रहे थे और उनमें अस्पष्ट रूप से पैरानोइया के लक्षण दिखाई देने लगे थे। इसका कुछ संबंध उनके फुटबॉल करियर के दौरान लगी चोट से था और वे दर्द से निपटने के लिए भारी दर्द निवारक दवाओं का सेवन कर रहे थे। गुम होने से पहले के पलों में फिनर्टी ने अपने पत्नी और साले को घबराहट भरे फोन कॉल किए। उन्होंने बताया कि वे रास्ता भटक गए हैं और दावा किया कि उन्होंने जंगल में 2 आदमियों को देखा था। उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वे अत्यधिक तनाव में दिखाई दिए। फिनर्टी का शव उनकी गुमशुदगी के 2 दिन बाद उस स्थान से लगभग 1 मील दूर पर मिला, जहां उनके ससुराल वालों ने उनसे नदी के किनारे विदा ली थी। उनके प्रशंसक, परिवार और समुदाय बेहद दुखी थे। वे अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि वह जीवित होंगे। पोस्टमार्टम से पता चला कि फिनर्टी की मृत्यु निमोनिया से हुई थी जब उन्होंने अपनी उल्टी को निगल लिया था। यह भी पता चला कि फिनर्टी को एक अपक्षयी मस्तिष्क स्थिति विकसित हो गई थी, जो उनकी दवाओं के साथ मिलकर उन्हें भ्रमित और मतिभ्रम का शिकार बना रही थी। यह इस भयानक संयोजन का परिणाम माना गया
जिसके कारण उनका अजीब व्यवहार और बाद में मौत हुई। नंबर 7, मार्क सैफोर्ड। मार्क सैफोर्ड 2003 से 2011 तक दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर रहे। जून 2009 में अपने दूसरे कार्यकाल के मध्य में पूरी राष्ट्र इस खबर से स्तब्ध हो गई कि वह अचानक बिना किसी अता पता के गायब हो गए थे। समाचार टीमों ने गवर्नर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके कार्यालय के प्रतिनिधियों से स्पष्ट जवाब मिलने लगे। गवर्नर के ठिकाने के बारे में उनके जवाब अस्पष्ट और असंगत थे, लेकिन यह स्पष्ट हो गया था कि कई दिनों से किसी ने गवर्नर को नहीं देखा था। अंततः उनके कार्यालय के सदस्यों ने प्रेस को बुलाया कि वह एक एप्लाचियन ट्रेल पर एक ट्रैकिंग ट्रिप पर गए थे और कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। मीडिया आउटलेट्स को इस बहाने की वैधता पर गंभीर संदेह हुआ और उन्होंने गवर्नर के ठिकाने के आसपास की अजीब गोपनीय पर अनुमान लगाना जारी रखा। जल्द ही यह व्यापक रूप से माना जाने लगा कि उनके साथ कुछ हुआ है, लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था कि क्या हुआ है। उनकी गुमशुदगी से 6 महीने पहले सैफोर्ड एक ईमेल हैकिंग के शिकार हो गए थे। व्यक्तिगत ईमेल लीक हो गए थे जिनसे उनके प्रेम प्रसंग का सार्वजनिक खुलासा हुआ था। उनकी गुमशुदगी के कुछ दिनों बाद पत्रकारों ने गवर्नर के ठिकाने के बारे में किसी भी संबंधित सुराग की तलाश में उन्हें ईमेल्स पर फिर से ध्यान दिया। सैफोर्ड की प्रेमिका अर्जेंटीना में रहती थी, इसलिए उन्होंने दक्षिण कैरोलिना और अर्जेंटीना के बीच की उड़ानों पर नज़र रखना शुरू किया, यह जानने के लिए कि क्या सैफोर्ड अपनी गुमशुदगी के बारे में किसी भी उन उड़ानों पर थे। रिपोर्ट्स ने उस दिन लोकल एयरपोर्ट पर घेरा डाला जिस दिन उनके कर्मचारियों ने कहा था कि वे लौटेंगे, और निश्चित रूप से उन्होंने देखा कि वह अर्जेंटीना से आई फ्लाइट से उतरते हुए देखे गए। गवर्नर की गुमशुदगी उनके विवाहेतर संबंधों को छुपाने के लिए एक खराब तरीके से योजनाबद्ध कवर अप था। यह सब विवाहेतर संबंध है, यह एक सिर्फ प्रेम कहानी है। इस घोटाले के साथ आई खराब प्रेस के बावजूद सैफोर्ड ने दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया और बाद में राजनीति में अपना कैरियर जारी रखा। नंबर 6, पैट्रिक मैकडर्मॉट। पैट्रिक मैकडर्मॉट, जो कभी अभिनेत्री ओलिविया न्यूटन जॉन के प्रेमी रहे थे, लॉस एंजल्स में एक कैमरामैन के रूप में काम कर रहे थे जब वह 30 जून 2005 को गायब हो गए। उस दिन उन्होंने लॉस एंजल्स के बंदरगाह से एक मछली पकड़ने की नाव पर सवार होकर रात भर की मछली पकड़ने की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि वह चले गए थे जब तक कि एक हफ्ते बाद जब वह एक पारिवारिक सभा में नहीं पहुंचे। उनकी गुमशुदगी की जांच बहुत ही उलझी हुई थी। नाव के चालक दल के सदस्यों और अन्य यात्रियों से विभिन्न रिपोर्टें मिली कि क्या उन्हें नाव से उतरने के बाद देखा गया था या नहीं, लेकिन जांचकर्ताओं ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि पैट्रिक मैकडर्मॉट की संभवतः डूबने से मृत्यु हो गई थी। मामले को और जटिल कर दिया गया क्योंकि मैकडर्मॉट पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था, जिसमें उनकी पूर्व पत्नी को चुकाने के लिए बड़ी मात्रा में बाल सहायता भी शामिल थी। मामले ने जल्दी ही व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि मैकडर्मॉट के ओलिविया न्यूटन जॉन से पिछले संबंध थे और यह कहानी अमेरिका के मोस्ट वांटेड, डेटलाइन, NBC और विभिन्न अन्य लोकप्रिय प्राइम टाइम समाचार शो पर दिखाई गई। गुमशुदगी के वर्षों बाद यह पता चला कि ओलिविया न्यूटन जॉन ने वास्तव में यह पता लगाने के लिए निजी जांचकर्ताओं को नियुक्त किया था कि गायब मैकडर्मॉट के साथ क्या हुआ। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर मामले को बंद कर दिया और मैकडर्मॉट को डूबने से मृत घोषित कर दिया। 2009 में मैक्सिको में जीवित और स्वस्थ पाए जाने की कई रिपोर्टें आईं। आधिकारिक तौर पर
मैकडरमॉट को अभी भी मृत माना जाता है, लेकिन मामले की विभिन्न निजी जांचों के परिणामों ने कई लोगों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपनी मौत की नकल की ताकि वह देश से भाग सके और अपने कर्ज को पीछे छोड़ सके। ओलिविया न्यूटन जॉन ने इस स्थिति पर टिप्पणी की है, यह कहते हुए कि उन्हें नहीं लगता कि कोई भी कभी यह जान पाएगा कि वास्तव में क्या हुआ। संख्या 5, अमांडा एलेर। अमांडा एक योग प्रशिक्षक और शारीरिक चिकित्सक थी, जिन्होंने 2019 में हवाई के माउई द्वीप पर ट्रेकिंग के लिए निकली। उनकी यात्रा को केवल 3 मील लंबा होना था, लेकिन स्थान एक ऐसे जंगल से घिरा हुआ था जहां स्थानीय लोगों को वनस्पति साफ करने के लिए कुल्हाड़ी ले जानी पड़ती थी। अमांडा ने एक ब्रेक के लिए रास्ता छोड़ दिया, लेकिन लौटते समय भ्रमित हो गई। उन्होंने अपना सेलफोन अपनी कार में छोड़ दिया था और मदद के लिए कॉल करने का कोई तरीका न होने के कारण उन्हें आगे आगे चलते रहना पड़ा और आशा करनी पड़ी कि वे अंततः अपनी कार तक पहुंच जाएंगी। इस बीच एलेर का परिवार अत्यंत चिंतित हो गया। उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जब वह अपनी ट्रेकिंग के बाद घर नहीं लौटी। वे एक खोजी दल को व्यवस्थित करने में सफल रहे, जिसने अंततः सड़क के किनारे उसकी कार खोज ली, जिसमें सभी सामान अभी भी अंदर था। संदेह बढ़ गया कि अमांडा पर हमला किया गया हो सकता है या उसे अगवा किया गया हो, और उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की जानकारी के लिए $50,000 का इनाम घोषित किया। अमांडा, जो किसी तरह जंगल में 17 दिन जीवित रहने में सफल रही, भूखी और निर्जलित थी। उसने एक चट्टान से 20 फीट से अधिक गिर गई और अपनी टांग तोड़ दी, लेकिन वह चलती रही। आखिरकार किसी आश्चर्यजनक संयोग से उसने एक गुजरती हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने में सफल रही। अजीब संयोग से उसे उसी दिन बचाया गया जिस दिन उसके परिवार ने इनाम की घोषणा की थी। जब हेलीकॉप्टर के 2 लोगों ने उसे देखा तो उसे तुरंत बचाया गया और उसने अपने परिवार से मिलकर पूरी तरह से ठीक हो गई। संख्या 4, अजेरिया चैम्बरलेन। अगस्त 1980 में लिंडी और माइकल चैम्बरलेन ने अपने 2 महीने के बच्चे के साथ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के एक लोकप्रिय स्थल पर कैंपिंग की। रात के समय एक डिंगो, जो ऑस्ट्रेलियाई जंगली कुत्ता है जो एक के समान होता है, ने दंपति के तंबू में घुसकर बच्चे को अपने मुंह में ले लिया और आसपास के जंगल में वापस लौट गया। पीड़ित दंपति ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस को की, जिन्होंने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस कहानी को पकड़ लिया और "एक डिंगो ने मेरे बच्चे को खा लिया" वाक्यांश को लोकप्रिय कर दिया। किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि सामान्य डिंगो बच्चे को चुरा सकते हैं। इसके बजाय यह विश्वास किया गया कि बच्चा लापता है और लिंडी और माइकल इसमें शामिल हैं। लिंडी चैम्बरलेन पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें 3 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा, जबकि दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया। मुकदमे के बाद सभी को यकीन हो गया कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की थी और डिंगो को अपने क्रूर कृत्यों को ढकने के लिए गढ़ा था। लिंडी को अंततः रिहा कर दिया गया जब एक हाइकर की मृत्यु उसी क्षेत्र में हो गई जहां उनकी बेटी को ले जाया गया था और जांचकर्ताओं को एक चौंकाने वाली खोज मिली। पुलिस ने जब उस व्यक्ति के शव की तलाश की तो उन्हें अजेरिया की जैकेट एक डिंगो के बिल में मिली। लिंडी और माइकल सच में सच बोल रहे थे और निर्दोष मां को सजा दी गई थी, जबकि यह उनकी बेटी को वापस नहीं लाएगा या लिंडी को झेलनी पड़ी सब कुछ नहीं बदल सकेगा। दंपति को ऑस्ट्रेलियाई सरकार से एक माफी और $1.3 मिलियन से अधिक का निपटान चेक मिला। इस मामले ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और पुलिस टीमों को जांच के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया और यह देश के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध लापता व्यक्ति मामलों में से एक है। नंबर 3, टिमोथी वाइट। 13 फरवरी 1980 को 5 साल का टिम्मी अपने
माता पिता के सामने यार्ड में खेल रहा था जब वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसके माता पिता परेशान थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उनके बेटे को एक अन्य अपहरण पीड़ित 14 वर्षीय स्टीवन स्टोरेन की मदद से पाया गया। पुलिस ने खोज के दौरान पाया कि टिम्मी को एक आदमी ने अपहरण कर लिया था जिसका नाम केनेथ पार्नेल था। पार्नेल ने अन्य बच्चों का भी अपहरण किया था, जिसमें स्टेरन भी शामिल था। स्टीवन को 7 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया था और 7 साल तक कैद में रखा गया था। जब टिम्मी को भी अपहरण कर लिया गया, स्टीवन ने सालों तक अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि वह चीज़ छोटे टिम्मी के साथ हो रही है, तो वह दोनों को अपने कैटर्स की क्रूरता से बचाने के लिए प्रेरित हुआ। कुछ हफ्तों बाद जब टिम्मी का अपहरण किया गया, स्टीवन ने एक छोटे बच्चे के साथ भागने में सफल रहा। जब पार्नेल काम पर था, उसने टिम्मी के साथ कई मील तक चलकर एक ट्रक ड्राइवर के साथ सवारी पकड़ी जो उस क्षेत्र से गुजर रहा था। स्टीवन टिम्मी को घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टिम्मी जो केवल 5 साल का था नहीं याद कर सकता कि वह कहाँ रहता है। सौभाग्य से वे पुलिस स्टेशन को ढूंढने में सफल रहे। जब ट्रक ड्राइवर ने उन्हें शहर में छोड़ा और अंततः वे घर वापस आ सके। बच्चा रो रहा था। गुड मॉर्निंग स्टीवन और मिस्टर और मिसेज स्टेरन। और स्टीवन, घर में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या आपने अपने माता पिता को अच्छी तरह से याद किया? वे ज़्यादा नहीं बदले हैं। मैंने जब गाड़ी से बाहर आया तो उन्हें पहचान लिया। आपके भाई बहन के बारे में क्या? वे बहुत बदल गए हैं। मैंने किसी को भी पहचान नहीं लिया। उनके कैप्टर्स को जेल की सज़ा मिली और टिम्मी और स्टीवन वर्षों तक संपर्क में रहे। जब स्टीवन 1989 में एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में निधन हो गया, तो टिम्मी, जो अब किशोर था, गर्व से पल के रूप में सेवा दी। उसने स्टीवन की ताबूत को अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाकर उस लड़के को अलविदा कहा जिसने उसकी ज़िंदगी बचाई थी। नंबर 2, लॉरेंस जोसेफ बेडर। 1957 में लैरी बेडर एक सामान्य अमेरिकी आदमी था जो एक्रोन, ओहायो से था। वह विवाहित था और उसके 3 बच्चे थे और उसकी पत्नी मैरी लू नैप अपने चौथे बच्चे के साथ गर्भवती थी। लैरी रेनॉल्ड मेटल कॉरपोरेशन के लिए एक सैलून के रूम में काम करता था जो आज भी प्रसिद्ध है, जो एल्युमिनियम फॉयल के लिए जाना जाता है। एक दिन लैरी ने कुछ आवश्यक विश्राम के लिए मछली पकड़ने की यात्रा पर जाने का निर्णय किया। उसने एक नाव किराए पर ली, अपनी पत्नी को अलविदा कहा और लेक एरी के लिए रवाना हो गया। लैरी को कुछ दिनों के लिए मछली पकड़नी थी, लेकिन उस रात क्षेत्र में एक बड़ा तूफान आया। उसकी नाव, जो कुछ मामूली नुकसान पहुंची थी, अगले दिन मिली, लेकिन लैरी कहीं नहीं था। वर्षों बीत गए और उसे मृत घोषित कर दिया गया। लैरी की कहानी उससे भी गहरी है, क्योंकि उसकी गुमशुदगी के 4 दिन बाद एक आदमी ने ओमाहा, नेब्रास्का में नाम बनाना शुरू कर दिया। फिट्स जॉनसन ने पोलियो वाले बच्चों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक 50 स्टंट के हिस्से के रूप में एक ध्वज के खंभे पर 1 महीने तक बैठने का काम किया। इस कदम ने फ्रिट्स को स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। एक बारटेंडर, रेडियो एंकर और स्थानीय क्षेत्र में एक टेलीविज़न स्पोर्ट डायरेक्टर के रूप में काम करने लगा। वह अपनी रंगीन भव्यता के लिए जाना जाता था और जल्द ही एक स्थानीय सेलिब्रिटी बन गया।
रिटर ने 1961 में एक महिला नैन्सी जिमर से शादी करने के बाद सेटल डाउन करने का फैसला किया। फ्रिट्ज और लापता लैरी बेडर के बीच पेशेवर तीरंदाजी के प्रति एक समान जुनून था और 1965 में फ्रिट्ज और नैन्सी ने शिकागो, इलिनॉय में एक टूर्नामेंट में भाग लिया। लैरी बेडर के परिवार, जो उस समय 7 साल से गायब था, भी टूर्नामेंट में था और उन्हें जीवन का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने फ्रिट्ज जॉनसन को देखा और उसे लैरी बेडर के रूप में पहचान लिया। फ्रिट्ज यानी लैरी को फिंगरप्रिंटिंग के लिए लाया गया और यह पुष्टि हो गई कि वे एक ही व्यक्ति थे। लैरी की जांच 10 दिनों तक एक पूरी टीम द्वारा की गई ताकि पता लगाया जा सके कि उसके साथ क्या हुआ और क्यों उसे लैरी बेडर के जीवन की कोई याद नहीं थी। मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि उसके पास वास्तव में अमनेशिया था, लेकिन मामला जटिल था क्योंकि लैरी बेडर पर बहुत सारा कर्ज था और वह IRS द्वारा पैसे की वसूली के लिए दबाव में था। उसके गायब होने के समय उसकी पत्नी एक नए बच्चे की उम्मीद कर रही थी जिसे वह निश्चित रूप से अफोर्ड नहीं कर सकता था। हालांकि उसकी गुमशुदगी के बाद लैरी ने मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी करवाई थी, जिसे डॉक्टरों ने माना कि इससे उसके अमनेशिया में योगदान हो सकता है। कोई भी वास्तव में यह निश्चित नहीं कर सकता कि क्या लैरी बेडर ने वास्तव में अपने पुराने जीवन को भुला दिया था जब उसने अपनी मछली पकड़ने की नाव में तूफान से बचा, या क्या उसने पूरी चीज का उपयोग एक बहाने के रूप में किया था ताकि वह कर्ज और जिम्मेदारियों से भरे जीवन से भाग सके और अधिक सफल और रोमांचक फ्रिट्ज जॉनसन बन सके। जो भी मामला हो, लैरी बेडर को आखिरकार ढूंढ लिया गया और यह उसकी पहले की पत्नी के लिए और भी बुरा हो सकता था। देखिए, जब लैरी को मृत घोषित कर दिया गया था तो उसकी पत्नी को 4 बच्चों की देखभाल के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। उसने लैरी की जीवन बीमा और पेंशन एकत्र की थी ताकि वह और उसके बच्चे अफलोट रह सकें, जिसे अब सभी को चुकता करना होगा। उसे एक नए आदमी द्वारा प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन चूंकि वह कैथोलिक थी, उसे अपने पति के जीवित होने की जानकारी मिलने के बाद प्रस्ताव को ठुकराना पड़ा। मैरी लू के चुनाव के बावजूद लैरी बेडर अपनी नई पत्नी नैन्सी के साथ रहा और फ्रिट्ज जॉनसन के रूप में जीवन जीता, जब तक कि उसकी मृत्यु 1 साल बाद 1966 में नहीं हो गई। नंबर 1, शुइची योकोई। प्रस्तावक। शुइची का जन्म जापान के ऐची प्रीफेक्चर के छोटे शहर साओरी में हुआ था। वह 1941 में एक दर्जी के शिष्य थे जब उन्हें 26 साल की उम्र में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जापानी साम्राज्य की सेना में भर्ती किया गया। शुइची ने उत्तरी चीन में एक इन्फेंट्री सैनिक के रूप में शुरुआत की और 2 साल की सेवा के बाद उन्हें सशस्त्र बल में पदोन्नत किया गया और 1943 में गुआम द्वीप पर स्थानांतरित किया गया। 1 साल बाद अमेरिकी सैनिकों ने द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिसे बाद में गुआम की लड़ाई कहा जाएगा। लड़ाई हारने के बाद शुइची को 9 अन्य सैनिकों के साथ जंगल में पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। वह अंततः अन्य लोगों से अलग हो गया और अपनी गुमशुदगी के अंतिम 8 साल पूरी तरह से एकांत में बिताए। उसने अपना भोजन शिकार किया और जंगल में पाए गए पौधों का उपयोग करके नए कपड़े, बिस्तर और अन्य आवश्यक आपूर्ति बनाई। उसने एक गुफा में अपना नया घर बनाया जो जंगल की गहराई में छिपी हुई थी और बांस की खंभों से इसे मजबूत किया ताकि यह उसके ऊपर न गिरे। जापान में शुइची को गुआम की लड़ाई में मरे हुए माना गया था, लेकिन वह वास्तव में जंगल में 28 साल तक जीवित रहा, युद्ध समाप्त होने के बहुत बाद। 1972 में उसे 2 स्थानीय मछुआरों द्वारा एक अजीब संयोग में अंततः खोज लिया गया। जब उसने उन 2 पुरुषों को देखा, शुइची अपनी जान के लिए डर गया और उन पर हमला कर दिया, लेकिन वह इतने वर्षों तक इतनी कठिन परिस्थितियों में जीने के कारण कमजोर था। दोनों मछुआरे आसानी से उसे पराजित कर और पकड़ सकते थे। अभी भी भयभीत लेकिन जो हो रहा था उसे रोकने में असमर्थ,
शुइची को गांव में घर वापस लाया गया, जहां उसने स्थानीय कमिश्नर के पास जाने से पहले कुछ गर्म सूप खाया। शुइची शायद उस समय सोच रहा था कि वह सपना देख रहा है, लेकिन आखिरकार उसे कमिश्नर द्वारा पूछताछ की गई और लगभग 3 दशकों तक अकेले जंगल में जीने के बाद जापान वापस भेजा गया। वापसी के बाद वह एक छोटे से सेलिब्रिटी बन गए और अपने अनुभव के बारे में कई किताबें लिखीं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इन मामलों के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।